फिर अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म की भावना एक पर्टिकुलर देश में आ जाए बात तब तक तो ठीक है ना, क्योंकि एक देश में एक कॉमन पास्ट होगा, एक कॉमन ट्रेडिशन होगा, एक कल्चर होगा। जैसे भारत में भी अलग अलग डाइवर्सिटीज है ना। लेकिन वो रहता है ना कि हम सब भारतीय है तो ठीक है, एक देश में नेशनलिज्म, एक देश की भावना वो तो लाई जा सकती है। लेकिन क्या आप यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है यार, उस समय नेशनलिज्म कैसे आया, अब हम ये पढ़ेंगे। एक पूरे यूरोप, एक पूरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया एक कंट्री है, लेकिन इंडिया के सराउंडिंग एशिया, जिसके अंदर चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सारी चीजें आ जाती है ना, वो एक पूरा कंटिनेंट हो जाता है। तो वैसे एक कॉन्टिनेंट में अपने नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना कैसे लाई, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, आज जो हम ऐसे देश पढ़ते हैं, है ना, जर्मन नेशन, इटली, इटालियन नेशन, स्विट्जरलैंड, ये जो हम पढ़ते हैं, ये पहले नेशन स्टेट्स, आज जैसे एक प्रॉपर पूरा एक नेशन है, ठीक है, जैसे हम इटली कहते हैं, जिसमें एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी एथनिसिटी, ट्रेडिशन, कल्चर, है ना। बट पहले ये सारे ऐसे नहीं रहते थे, दे वर डिवाइडेड इनटू, मैंने क्या बताया था, जर्मनी का एग्जांपल दिया था, 4 किंगडम्स वैसे डिवाइड करके दिखाया था। तो दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, कैंटून एंड ड्यूचीज, वही की अलग अलग टुकड़ों में बटे थे चीजें। एक समान, एक पूरा नेशन नहीं था, भले ही लोग एक जैसे, लेकिन एक जैसे, एक समान, एक टेरिटरी में नहीं रहते, बटे हुए हैं। इसी का एग्जांपल आपको दिया है। अब इस पार्ट से ना, इस पार्ट से ये छोड़ने वाला पार्ट है, इस पार्ट से कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर क्यों लिखा आपने, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं आता है वैसे, बट मैंने लिख दिया इन केस आ सकता है। मैंने बोला ना हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब हैब्सबर्ग एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बनाया, जस्ट इमेजिन ये एक पूरा एम्पायर है, ठीक है, ये एक पूरा एम्पायर है, बट इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि हाँ सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक ही ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर में, तो बहुत ह्यूज वास्ट एम्पायर था, जिसके अंदर कुछ रीजन था। जैसे गैल्सिया एक रीजन था, ठीक है, गैल्सिया एक रीजन था जिसमें पॉलिश लोग, मतलब जिसमें पॉलिश लैंग्वेज का प्रचार होता था, पॉलिश लैंग्वेज में वार्तालाप होता था। एक था एल्पाइन रीजन। इस एल्पाइन रीजन ने अब कुछ, मतलब ऐसे कुछ स्टेट्स है, ऐसे कुछ रीजन्स हैं आज मॉडर्न डे यूरोप में, जैसे बोहेमिया, सडेंटनलैंड, टायरॉल। तो इन एल्पाइन रीजन्स में ना जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटी रहती है, मतलब जर्मन इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। फिर अगर हम बात करें लैम्बॉर्डी एंड विनीशिया की, तो इस लैम्बॉर्डी एंड विनीशिया में इटालियन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज रहती थी। फिर उसके बाद हंगरी, तो हंगरी का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि हंगरी में आधी पॉपुलेशन मैग्यार बोलती थी, आधी पॉपुलेशन मैग्यार एक लैंग्वेज है वो बोलती थी, और बाकी जो आधी थी वो एक वैरायटी ऑफ अपने ही भाषा, अपने भाषाओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो दे यूज्ड टू स्पीक हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अब बात करते हैं पीजेंट्स की, तो ये तो हो गए एरिस्टोक्रेसी। अब हम बात करते हैं पीजेंट या मिडिल क्लास की। अब ये एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास का क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने लिखा है, मैं सब पढ़ाता हूँ। इतनी चीजें हमने किसकी पढ़ी, इतनी चीजें हमने एरिस्टोक्रेसी की पढ़ी। अब पीजेंट्स भी थे, है ना, जो ऐसे जो एम्पायर था, लिविंग ऑन बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, वो ऐसे बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर पे रहते थे और बहुत सारी भाषाएं बोलते थे। ये पार्ट हो गया। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे पूछ लेंगे कि गैल्सिया में क्या था, तो गैल्सिया में पॉलिश स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज थी, ठीक है। फिर एल्पाइन रीजन्स में क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे, है ना। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए दिया कि इतना बड़ा ऐसे है रीजन, इसमें इधर मैग्यार बोल रहे हैं, इधर जर्मन बोल रहे हैं, पॉलिश बोल रहे हैं, इटालियन है, एक ही एम्पायर, लेकिन उसमें ही इतनी सारी डाइवर्सिटीज है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि इस एरिस्टोक्रेसी और इस मिडिल क्लास का डिफरेंस क्या है। तो उसका डिफरेंस है, पहली चीज, ये न्यूमेरिकली एक माइनॉरिटी ग्रुप था, है ना, ये ज्यादा लोग नहीं थे, और ये न्यूमेरिकली एक मेजॉरिटी लोग था। जैसे अगर हम भारत की भी बात करें तो अमीर लोग बहुत कम है ना, पूरे देश का जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन बनाते हैं वेल्थ का, वो बहुत कम लोग है ना, जो बहुत अमीर है। अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन इज वेरी लो इन पॉपुलेशन, और जो हम मिडिल क्लास लोग हैं वो न्यूमेरिकली बहुत मेजॉरिटी ग्रुप है। तो एरिस्टोक्रेसी वाज अ माइनॉरिटी ग्रुप एंड इट वाज न्यूमेरिकली मेजॉरिटी। अब अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है 2 या 3 मार्क का, एक्सप्लेन एरिस्टोक्रेसी के बारे में। तो they were numerically a minority group, they were connected by family ties that cut across regional divisions। मतलब जैसे यहाँ, अच्छा आपने लुइस 16 के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ये तो फ्रांस का था, बट वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, लेकिन तभी भी शादी तो हो गई ना, क्यों, बिकॉज वो सब एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे। तो
अभी मान लो मैं जर्मनी में मतलब नहीं मेरा एग्जांपल लिया मान लो एक पर्सन है वो जर्मनी में रहता है और एक लड़की वो इटली में रहते हैं, लेकिन दोनों एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते हैं। सो दे विल बी कनेक्टेड। ये एरिस्टोक्रेसी ग्रुप अपने ही इसने शादी कराते थे, यानी एक एरिस्टोक्रेट ग्रुप एक दूसरे एरिस्टोक्रेट ग्रुप से ही शादी करवाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर एरिस्टोक्रेट किसी गरीब मिडिल क्लास से शादी कर ले, ऐसा नहीं होता था। दे वर कनेक्टेड बाय फैमिली टाइज। अब वो टाउन हाउसेज और स्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट्स है ना, वो प्रॉपर्टीज जो ओन करते थे उसे स्टेट्स कहते थे, तो वो टाउन हाउसेज और स्टेट्स प्रॉपर्टीज ओन करते थे। They spoke French for the purpose of diplomacy and high society। मतलब इन लोगों से, ये जो छोटे मिडिल क्लास लोग से, इनसे थोड़ा हमें ऊपर दिखाना पड़ेगा। इनमें और हमें कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। अब सोशल क्लास में डिफरेंसेस है तो लैंग्वेज में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो इसीलिए ये लोग फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। हम हाई सोसाइटी के लोग हैं, इसलिए हम इन तुच्छ लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की ना भाषा भी नहीं यूज करेंगे। ये बात थी। दे हैव अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा, मतलब कैसे थे, मैंने आपको बताया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग एथनिसिटी, ट्रेडिशन, कल्चर, हाँ बहुत बार बता दिया, लेकिन सुन लो। ट्रेडिशन, एथनिसिटी, कल्चर, ये सारी चीजें रहती थी। बट एरिस्टोक्रेसी, जैसे जर्मनी की भी जो एरिस्टोक्रेसी है, पोलैंड की भी जो एरिस्टोक्रेसी है, इटली की भी जो एरिस्टोक्रेसी है, फ्रांस की भी जो एरिस्टोक्रेसी है, सारी एरिस्टोक्रेसीज एक ही तरीके से अपना जीवन रहन सहन करते थे। ठीक है, भले ही वो अलग अलग रीजन में रह रहे, पर उनका जीवन रहन सहन एक जैसा रहता था। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। सो देवर अ मेजॉरिटी ग्रुप। अब इनमें पीजेंट्स आते थे, जो वही खेती बाड़ी करते हैं, गरीब लोग, और इनमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी आती थी। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन मतलब क्या, नए नए इंडस्ट्रीज जो सेटअप करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बाकी प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लॉयर्स, ऐसे जो प्रोफेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत गरीबी थी, इनमें भी कुछ सेक्शन था। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फ्यूडल सिस्टम, पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, और एनसीईआरटी में मेंशन है कि थर्ड स्टेट भी 3 टुकड़ों में बटा था। तो इस मिडिल क्लास में जो लोग हैं, सारे लोग एकदम गरीब नहीं थे, कुछ लोग वेल टू डू भी थे, जैसे ये इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कुछ लॉयर्स थे, ऐसे कुछ प्रोफेशन रहते थे जो अच्छा खासा कमा लेते थे, तो इनको वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बोला जाता था। दिस वाज मिडिल क्लास, दिस वाज एरिस्टोक्रेसी। ये हैब्सबर्ग एम्पायर की चीज है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, अगर हम टाइमलाइन पे फोकस करें तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फिर नेपोलियन पावर में आया, फिर 1804 में सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया, फिर 1815 आते 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 नेपोलियन ने अपनी पावर को खो दिया। क्यों? क्योंकि कुछ मेजर बड़े बड़े नेशंस थे। कौन से नेशंस थे, याद कैसे करें, तो देवर रेगा नेशंस नहीं, वो अच्छा, वो रेगा तो कुछ और हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, उनका नाम था प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। तो ये कुछ ऐसे नेशंस थे जिन्होंने क्या किया, रेगा कुछ और था, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या था। तो इन कुछ नेशंस ने क्या किया, इन कुछ नेशंस ने साथ में आए और इन्होंने मिलकर नेपोलियन की जो बड़ी आर्मी थी उसको डिफीट किया। कब? 1815 में नेपोलियन भाई साहब जी चले गए, फील्डिंग सेट हो गई। उसके बाद आई ट्रीटी ऑफ वियना। इन्हीं चारों देशों ने, जिन्होंने नेपोलियन की डिफीट की थी, इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वियना को लाया, जिसमें उन्होंने जो कंजर्वेटिज्म था, कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी क्या, हमको चेंज नहीं चाहिए, जैसे सोसाइटी चल रही है ना, फ्यूडल सिस्टम चाहिए, है ना, हमको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो ये वाली जो आइडियोलॉजी रखते थे, तो 1815 के बाद, ठीक है, 1815 के बाद जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बन गई, है ना। अब लिबरलिज्म वगैरह कुछ नहीं था, अभी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बन गई। तो इन्हीं लोगों ने कंजर्वेटिज्म को वापस लाने के लिए, और ये जो नेपोलियन भाई साहब ने बहुत सारे चेंजेस लाए, इन चेंजेस को रिवर्स करने के लिए, मोनार्की को वापस लाने के लिए क्या किया इन्होंने, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में बनाई। इतना था। अब ट्रीटी ऑफ वियना क्या होती है, अब अच्छा, इसके बाद ना जब नेशनलिज्म चल रहा था इस प्रकार इस टाइम पे, तब एक नई आइडियोलॉजी आ रही थी, उसका नाम था लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, जिसमें बीच में हम कस्टम यूनियन के बारे में भी पढ़ेंगे। इतना समझा? चलो ठीक है।